यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने बताया था बहुत अच्छे लॉयल एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास, बट क्या मैं उनकी लॉयल्टी को मनी में तोल सकता हूँ? नहीं तोल सकता। तो पहले जो पावर था पैसे में, आज से 20 साल पहले 1 करोड़ रुपया में जो दम था, आज वो 1 करोड़ में दम नहीं है। तो ये परचेजिंग पावर वाला जो फंडा है, ये भाई इग्नोर होता है। तो होता क्या है, बस सिंपल सा बात है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको इंडिया में अगर कर रहे हो तो रुपये में कन्वर्ट कर लो। जैसे हमने सेल किया 50 लाख का इंडिया में, और हमने सेल किया 1 लाख डॉलर, तो ठीक है भैया, उसको कन्वर्ट कर लो, रुपया में कन्वर्ट कर लो। अगर $1 समझ लो 55 रुपया का है, तो ये 55 लाख का सेल हो गया। ये इसमें खामियां है, फिर भी दिस इज यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पज बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू अडॉप्ट अ बेटर मेजरमेंट स्केल। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है? एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है सब झूल जाएंगे इसी दो कॉन्सेप्ट पर। तो चलो अपने भी झूला झूलते हैं। अब बात करना है दोस्त पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का। हम बिजनेस यहाँ चालू किए, हम तो चाहते ही नहीं कि बिजनेस कभी खत्म हो, बट यार कभी ना कभी किसी ना किसी हिसाब किताब को देखने के लिए, तो चलो यार एक एक साल में देख लेते हैं। आप चाहो तो इस 1 साल की जगह 6 महीने का पीरियड बना दो, आप चाहो तो उसको मंथली बना दो। काम तो डेली कर रहे हैं, हमें रिपोर्ट्स मंथली चाहिए, हमें रिपोर्ट्स क्वार्टरली चाहिए, हमें रिपोर्ट्स सेमी एनुअली चाहिए, या हमें रिपोर्ट्स एनुअली चाहिए। तो कंपनीज एक्ट जो है, जो कानून है, वो तो बोलता है भैया एनुअल रिपोर्ट्स बनाओ। कुछ कुछ एएस बोलता है कंपनीज को कि भाई क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी सबमिट करो। तो जैसे जैसे कानून बनते जाता है वैसे वैसे रिपोर्ट्स बनते जाते हैं। तो ये तो बात हो गया फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का। और आपको पता है मैनेजरियल रिपोर्ट्स, वो तो भैया हमें अपना बिजनेस चलाने के लिए जैसा जैसा रिपोर्ट्स चाहिए, जिस समय में चाहिए, जिस एरिया का चाहिए, जिस प्रोडक्ट का चाहिए, जिस समय का चाहिए, वैसा रिपोर्ट हम बनाते हैं खुद के लिए। दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल रिपोर्ट। तो आइए दोस्त पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने अभी जस्ट बताया था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि आज हम काम शुरू किए हैं तो ये काम चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी हमको लॉस प्रॉफिट क्यों देखना है? जब हम बिजनेस को बंद करेंगे उस दिन हम देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, बट कम से कम सालाना हमको अपना लॉस प्रॉफिट चेक करना है। तो गोइंग कंसर्न बोलता है चलते रहे, पीरियोडिसिटी बोलता है भैया उसको ब्रेक करो। इतना सही बात है। इफ अ टेक्सटाइल मिल लास्ट फॉर 100 years, इट इज नॉट डिजायरेबल टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस एज वेल एज फाइनेंशियल पोजिशन ओनली एट द एंड ऑफ द लाइफ। 100 साल तो भैया धंधा करेंगे पहले, धंधा के बाद में ना डिसीजन होगा कि ये धंधा में फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। जब तक जुए के टेबल पे हम बैठे हैं तो भरोसा रहता ना दोस्त कि यार ठीक है, अभी 2 दाव 4 दाव नुकसान हो गया तो क्या हो गया, अभी हमने गेम को छोड़ा तो नहीं है, मैदान तो छोड़ के भागे तो नहीं है। तो जो नुकसान हुआ अभी से क्यों जोड़ना, अभी से क्यों देखना, चलने दो, गेम को चलने दो। तो जुआरी और बिजनेसमैन तो एक ही जैसे होता है ना, मेंटालिटी तो वही रहता है कि अगर मैंने नुकसान भी कर दिया तो अभी कौन सा मैं मैदान छोड़ के भाग रहा हूं, मेरे को नुकसान का खबर मत दे। या अगर अभी मैंने पैसे कमा भी लिए हैं तो भाई अभी कौन सा नुकसान भी तो हो सकता है कल। तो अभी तो गेम इज ऑन, द गेम इज ऑन। तो गेम इज ऑन एंड द गेम इज ऑन, दैट मीन्स इट इज अ गोइंग कंसर्न। बट अगर ऐसे ही गेम ऑन ही रहे तो गेम तो भाई हमेशा ऑन रहेगा, तो उस हिसाब से कभी हिसाब बनाओ ही मत। बस जब तक गेम में हो, चाहे तो भैया बैठे रहो, या एकदम कंगाल हो कि जब उठना पड़े तब बोलो भैया मैं तो पूरा कंगाल हो गया, हिसाब करने का दरकार क्या है, भैया कुछ नहीं अपने पास, तो अपने पास तो कुछ नहीं है भाई। तो वैसे नहीं होता है। सो अ स्मॉल बट वर्केबल फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज चोजन। फ्रैक्शन ऑफ टाइम, अब तो 100 साल अगर है तो उसमें 1 साल एक फ्रैक्शन बोला जाएगा, 1/100। बिजनेस जब ये करते हैं तो अपने ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस का लाइफ साइकिल इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट में से थोड़ा सा, ज्यादा नहीं दादाजी आप इतना क्यों परेशान होते, बस हमें थोड़ा सा हिसाब देखना है, ठीक है। जनरली 1 year पीरियड इज टेकन अप फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। भैया एक एक साल का देखो तो दादाजी, आप तो कहते हैं कि ये बिजनेस 100 साल चलेगा, 1 साल में आपने क्या तीर मार लिया ये तो देखने दीजिए। अब अकाउंट्स बनेगा एवरी पीरियड के बाद एंड नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एंटिटी। दिस कॉन्सेप्ट मेक्स अकाउंटिंग सिस्टम वर्केबल एंड द टर्म अक्रूअल मीनिंगफुल। ये आया ना दोस्त,
ये जो वर्ड अक्रूवल है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, ये अक्रूवल वर्ड भी आया है इस फंडे से। इफ वन थिंग्स ऑफ एन इनडेफिनेट टाइम फ्रेम, नथिंग विल अक्रू। क्या बात है यार। जैसे कि अरे यार घनश्याम, तेरे से यार 1000 रुपया पाऊंगा मैं। ओ हाँ यार, मैं दूंगा ना। हाँ जी, मुझे देना है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ। भाई कब देगा? यार दे दूंगा ना यार, मैं कहाँ मरा जा रहा हूँ, मरने से पहले दे दूंगा भाई। तो चिंता मत कर, तेरा पैसा लेके नहीं मरना मेरे को। अब अगर ऐसा बात होने शुरू हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? व्यापार में कहीं ना कोई टाइम फ्रेम तो बांधना होगा ना यार। जब हम किसी को बोलेंगे कि सर, जब हम मेल करेंगे कि आपका ये 3 महीने से ड्यूज बाकी है, 3 महीने हो गए, हमारा टर्म्स था सर 30 डेज पेमेंट का, बट 3 मंथ्स हो गए सर। अगर अपने इनडेफिनेट फंडा में चले कि यार बिजनेस करते जा, पैसा मिलते रहेगा, करते जा, देते रहे, तो ऐसे यार कैसे रिकॉर्ड्स बनाएंगे, कैसे समझेंगे हम? सामने वाला बोला रहे मैं पैसा मारूंगा नहीं तेरा। मैं पैसा मार थोड़ी ना रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं तेरे को पैसा दूंगा। अब समझ लो मैंने 50 करोड़ का सेल कर दिया। अब ये 50 करोड़ मेरे को आ जाना चाहिए ना यार, क्योंकि इस 50 करोड़ का सेल के पीछे मेरा 30 करोड़ का तो एक्सपेंस है, रॉ मटेरियल वगैरह का। बाकी ऑफिस चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, उसका भी खर्चा दिए जा रहा हूँ। अब ये भाई साहब 50 करोड़ देंगे तो अब समझ लो मेरा नेट 10 करोड़ का फायदा होगा। मैं बिजनेस करने बैठा हूँ यार, 20% का मार्जिन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, दुआ दो यार और अच्छा बिजनेस चले अपना। अब यार अब ऐसा बताओ कि ये 50 करोड़ दे ही नहीं रहा मेरे को, मैं तो 40 करोड़ खर्च करके बैठ गया हूँ इस लालच में कि चलो 10 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अब ये मना भी नहीं कर रहा है, अरे दूंगा, घबरा क्यों रहे हो, दूंगा। तो भाई इस 50 करोड़ के ऊपर ब्याज भी तो है, 50 लाख रुपया महीना ब्याज भी तो लग रहा है। सारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अरे दूंगा बेटे, मना मना नहीं कर रहा, मैं दूंगा। सो इस तरीका से काम नहीं होता है। तो इसीलिए जब हम बनाते हैं पीरियोडिकल स्टेटमेंट, तो इस साल के एंड में कितना रुपया मुझे देना है, कितना रुपया मुझे पाना है। अब दोस्त ये आया ना वर्ड, ये जो डेटर, क्रेडिटर, ये जो वर्ड हम सुनते हैं, जब बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग क्या देखते हैं? डेटर। और देख तो भाई डेटर कितना का, बहुत लोग इसको डेप्टर बोलते हैं, डेप्टर। एक्चुअली ये अंग्रेजी में ना ये बी साइलेंट होता है, बी को बोला गया है बी खामोश। तो जब हम बी को खामोश कर देते हैं तो ये DETOR होता है, डेटर। ठीक है, तो डेटर हम देख रहे हैं 50 करोड़, आहा कि भाई 50 करोड़ मिलना है। क्रेडिटर, क्रेडिटर हम देख रहे हैं 10 करोड़, अरे भाई 50 मिलना है, 10 देना है, राइट। तो ये सब हम क्यों बना रहे हैं? अगर ऐसा अगर हम बनाए ही नहीं, पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाए ही नहीं, तो ठीक है यार, बिजनेस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, क्योंकि देना लेना तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना यार, इसमें क्या कैलकुलेट करना। माल बेचो, पैसा आ जाएगा, जब उसका मन में आएगा तो दे देगा यार। अपना तो काम है भैया माल बनाना और माल बेचना, उसका काम है पैसा देना, जब उसका मन में आएगा वो देगा। मेरा तो काम है माल बेचना, ऐसे थोड़ी ना काम होगा यार। जैसे जब हम अकाउंट्स बनाते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर, अब इस पीरियड में मैंने सैलरी नहीं दिया है, अनपेड सैलरी आ गया 1 लाख रुपया का, क्योंकि इस पीरियड का बात करें, इस पीरियड में नहीं दिया मैंने। अब ये पीरियोडिसिटी नहीं हो, अरे भाई मेरा नियत थोड़ी ना कि मैं नहीं दूंगा। इमेजिन करो कि मेरा नियत है मैं तो दूंगा ही। अरे भाई, अरे यार रामलाल, तेरे को क्या लग रहा है मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा? और नहीं साहब जी, नहीं साहब जी, मैंने कब कहा कि आप नहीं दोगे? अरे साहब जी, मेरा तो पूरा खानदान आपके भरोसे पे है साहब जी। ओ जी ऐसा मत सोचिए साहब जी, कान पकड़ता हूँ जी, गलती हो गई तो माफ कर दो। बट क्योंकि जब हम हिसाब बना रहे हैं और अभी तक जनवरी से दिसंबर तक में हमने दिया ही नहीं, तो ये अनपेड एक्सपेंस, क्योंकि देना था, इस साल में देना था, हमको हिसाब करना है, मेरा नियत साफ है, मैं दूंगा। तो भाई लिख लो ना क्या क्या देना है, लिख लो। तो ये अनपेड एक्सपेंस, नॉन रिसीट ऑफ रेवेन्यू, ये पैसा आना था, आया तो नहीं, सब लिख लो भाई क्या क्या आना था। तो एक तरीका से देखा जाए तो पीरियोडिसिटी से क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बिकम्स इजी। हम अपना बिजनेस को अच्छा से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या काम मेरा बाकी है,
क्या मुझे पैसे देने हैं, क्या मुझे पैसे लेने हैं, क्या खर्चा हमने इस साल का किया, तो इसको मिला लेते हैं हम लोग। इतना सा बात है यार, आप समझ चुके हो, मैं और ज्यादा नहीं बोल। अब ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट से क्या क्या फायदा होता है, एक तो हम कंपेयर कर पाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। जैसा हमने लास्ट टाइम डेप्रिसिएशन 10% में किया, इस टाइम भी वैसा ही करेंगे, ठीक है जी, यूनिफॉर्म रहेगा। मैचिंग पीरियोडिक रेवेन्यूज विद एक्सपेंसेस। बट क्योंकि हमें इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो इस साल का सैलरी जो नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग पैसा नहीं दिया, बट 4,000 रुपया लिख दिया हमने यहाँ पर। पैसा गया नहीं है, ये पैसा आउटफ्लो नहीं हुआ भाई मेरे यहां से। बट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ये 4,000 को हम जोड़ेंगे इस साल में, और जब बैलेंस शीट में हम जाते हैं, जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं मेरे दोस्त, तो यहां पर हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। अब समझ लो यहां पर बैंक बैलेंस है मेरा 20,000 रुपया, और लेट्स से यहां पर है 50,000, और यहाँ एसेट्स है समझ लो 34,000 का। तो ये अपना बैलेंस शीट टैली हो जा रहा है 54,000, 54,000। क्लियर। अब इमेजिन करो यहां अगर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग नहीं होता, नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता तो सर यही होता कि जो आपका सैलरी 8,000 लिख रहे हो, आप सैलरी लिखते 12,000, मतलब 8,000 की जगह 4,000 ज्यादा लिखते 12,000। तो भाई एक बात बता, अगर 4,000 मेरा ज्यादा जाता तो क्या मेरा बैंक जो यहां पर 20,000 है, क्या ये 16,000 नहीं होता? हाँ सर, ये 16,000 होता। और भाई ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख रही, लिखना ही नहीं पड़ता? हाँ सर, नहीं लिखना पड़ता। तो ये सीधा सीधी देखो इंपैक्ट कहाँ आ रहा है, साथ साथ इंपैक्ट को भी समझो। तो ये मेरा बैलेंस शीट 50,000 रहता, और यहां पर भी मेरा बैलेंस शीट 50,000 रहता। तो कैसे एक दूसरे से हम लोग रिलेट करने हैं, ये नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो अभी बात कर रहे थे पीरियोडिसिटी का, तो हर एक पीरियड का खर्चा हमें लेना है। अब इसमें एक और बात है, अगर हम नहीं लें तो क्या हो, बता देता हूं अभी। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो गलत प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। कैसे? समझ लो हमने सेल किया 50 लाख का, इस पे मेरा परचेज है 35 लाख का, तो दिख रहा है कि चलो 15 लाख का फायदा। नहीं 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 सर, इसमें और भी एक्सपेंस है, समझ लो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब कुछ मिला के, एडवर्टीजमेंट वगैरह सब मिला के, और 5 लाख रुपया। ठीक है, वापस से हम सैलरी को एग्जांपल लेते हैं। अब समझ लो सैलरी जो है 5 लाख तो मैंने दे दिया है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 3 लाख। आउटस्टैंडिंग देना है, दिया नहीं है। अब मैं आउटस्टैंडिंग को लिख भी नहीं रहा हूं। अगर मैं आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मेरा तो पैसा गया ही नहीं है ना, आउटफ्लो हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा पैसा लगा नहीं तो मैं क्यों लिखूं, मैं क्यों लिखूं? यहीं पर समझ में आएगा पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट। ये सैलरी मेरे को इस साल का, इस साल का, इस साल का कौन सा साल का, समझ लो 2017 का 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, इस साल का मेरा टोटल सैलरी है 8 लाख रुपया। बट मैंने अभी तक दिया 5 लाख है। यार घर का आदमी दे देंगे यार। तो इस साल का जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, तो अब हम दिए नहीं है तो हमने लिखा नहीं, तो होगा क्या, 50 लाख, और यहां पर मैं प्रॉफिट लिखूंगा, प्रॉफिट 35 5 40, 5 लाख कमाया मैंने, 5 लाख कमाया, 5 लाख कमाया। मैं घर जाके चिल्ला चिल्ला के, पापा 5 लाख कमाया, बीवी को बोल रहा 5 लाख कमाया। अरे भाई कहाँ 5 लाख कमा लिए? वो जो 3 लाख का जो सैलरी देना था, अरे दे देंगे ना, बाद में दे देंगे, अपने को क्या फर्क पड़ता है। 5 लाख कमाया, तो क्या आपने एक्चुअली 5 लाख कमाया? इस साल का हिसाब में 3 लाख रुपया सैलरी देना था भाई तेरे को। तो चलो पैसे तो नहीं है अभी, या देना नहीं चाहता हूं, या वो बोल रहा है ठीक है बाद में दे देना, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट क्योंकि इस साल का खर्चा था 8 लाख रुपया,
इस साल का, बार बार मैं बोल रहा हूं, इस साल का, इस साल का, इस साल का, दिस ईयर, दिस ईयर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आया कहां से ये फंडा? ये फंडा आया पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट से। तो ये पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि नहीं साहब, प्रॉफिट आपका 5 लाख नहीं हुआ है। अरे कई बार होता है ना यार, धंधे पे काम करवा लेते हैं, नहीं दिया पैसा, दिसंबर में अपॉइंट हुआ है, दिसंबर में सैलरी देंगे जनवरी में, ऐसा हो सकता है ना यार? नहीं हो सकता है क्या? बट दिसंबर का सैलरी बुक्स में तो ले हो। तो आप देखो, ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बता रहा है नहीं सर, आप पैसा दीजिए या नहीं दीजिए। अगर नहीं दिए हैं तो वर्ड है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3 लाख। तो अब मेरा प्रॉफिट आ गया घट के 2 लाख में, ये रियल प्रॉफिट आया। टोटल सैलरी हमने इस साल दे दिया 7 लाख रुपए, मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ 40, 3 लाख कमाया। अरे रामलाल भाई आए थे हमारे पास कि साहब आपको तो पता है वाइफ प्रेग्नेंट है साहब, तो कुछ 1 लाख रुपया एडवांस दे देते तो अच्छा रहता साहब। अरे रामलाल तुमको तो पूरा सैलरी दिया हुआ है। अरे साहब तो अगले साल का दे देते, इसी साल एडवांस दे दीजिए साहब। 25,000 करके सैलरी है उसका, तो दिसंबर तक तो मैंने दे रखा था, तो 25,000 इंटू 4 महीना का एडवांस दे दिया उसको, 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपया, ये 7 लाख रुपया में ये 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा है जो इस साल का नहीं है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं भाई। ये 7 लाख का जो सैलरी मैं लिख रहा हूं, एक्चुअल में मेरा इस साल का सैलरी टोटल है 6 लाख, मैंने लिख दिया 7 लाख, तो ये मेरा प्रॉफिट गलत आएगा। तो इस साल का ही लिखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस साल का ही लिखना है। तो इस साल भाई, मगर मैंने तो 7 लाख खर्चा कर दिया, मेरे पॉकेट से तो, मेरे बैंक से तो 7 लाख चला गया, तो मैं तो यही लिखूंगा यार, इस साल मेरा 7 लाख खर्चा हो गया, तो इस साल मेरा सैलरी 7 लाख। मैं ये सब नहीं जानता। नहीं भाई, आप अकाउंट्स कर रहे हो पूरा मंथ के हिसाब से। ये जो 4 महीने आप जो दिए हो एक्स्ट्रा पैसा, वो साल तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई। तो ये पैसे तो आपने एडवांस में दे दिए। हिसाब कर रहे हो 2017 का, पैसा डाल रहे हो 2018 का। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। 2018 का पैसा 17 में कैसे आएगा? माइनस करो, माइनस करो। तो अब इसको करोगे लेस, प्रीपेड सैलरी 1 लाख, तो आपका प्रॉफिट आ गया 4 लाख। यही सेम केसेस होते हैं दोस्त इंश्योरेंस कंपनीज में। आप जो जितने भी न्यूमेरिकल्स करते हुए आए हो, होता क्या मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो कैलकुलेशन आप लोग करते हो एडजस्टमेंट का, इंश्योरेंस कंपनी में यही होता है। मैं बता दे रहा हूं, अभी आपको समझा दे रहा हूं। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। गाड़ी आपने खरीद लिया अक्टूबर में, कंपनी ने गाड़ी खरीदा 1 अक्टूबर को। अब आप इंश्योरेंस जब देते हो, लेट्स से ये 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, 1 अक्टूबर 2017 को आपने गाड़ी खरीदी। इंश्योरेंस प्रीमियम आप 1 साल का देते हो कंपनी को, याद रखना। तो 12,000 रुपया आपने प्रीमियम दे दिया। अब दोस्त ये 12,000 जो प्रीमियम दिया, ये 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 या 30 सितंबर 2018 तक का प्रीमियम आपने दे दिया। अब जब हम बुक्स बना रहे हैं, तो बुक्स हम बना रहे हैं 31 मार्च तक का, तो इसमें हम लोग लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 लेस प्रीपेड 6,000। पहले से ही दे दिया, अगले साल का 6 महीना का इस साल में हमको माइनस करना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हम लोग करते आए हैं, क्यों कर रहे थे, ये अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि यू बिकम इंटेलिजेंट यार, थोड़ा सा इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो ना यार। मुनीम वाला काम नहीं करना कि बॉस ने कह दिया माइनस करना तो करना, भाई ने कह डाला तो करना है। वो सर्किट मत बन भाई। मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो सर्किट था वो मत बन। ए भाई बॉडी मांगता, भाई ने कहा बॉडी मांगता तो बस बॉडी मांगता, चल लेकर आ। ऐसे मत कर यार, मुन्ना भाई बनने का कोशिश कर। ये करेक्ट रिजल्ट मतलब करेक्ट प्रॉफिट्स, जैसे मैंने भी आपको बताया। अगर हम सही तरीका से मैच नहीं करेंगे, खर्चा इस साल का था, सैलरी इस साल का खर्चा था, एडवर्टीजमेंट इस साल का खर्चा था, और इस साल के खर्चे को अगले साल लिख रहे हैं,
तो कहां से मैचिंग होगा, ये खुद सोच के देखो यार। जो इस साल का खर्चा है, सैलरी इस साल का है, उसको नेक्स्ट ईयर में जोड़ रहे हैं, तो आपका सालाना जो कैलकुलेशन है, जब काम करना है ईयरली तो फिर ईयरली करो, जब पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को सलाम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से करो। तो आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इस पीरियोडिसिटी के साथ साथ हम शुरू करेंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट। झूले हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ के झूले हुए हैं, चलो चलो आप भी झूला झूलते हैं, आइए। अंडर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन and other events are recognized on mercantile basis। mercantile basis, mercantile basis, दो बेसिस होता है, एक mercantile basis, एक कैश बेसिस। कैश बेसिस ये सिखाता है बस जेब से पैसा निकला तो ही रिकॉर्ड करना। मर्केंटाइल बेसिस बोलता है कि ऐसे जवान दे दिया है, धंधा में अगर जवान दे दिया तो बस जवान का वैल्यू है, ठीक है। तो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो मर्केंटाइल बेसिस, नॉट कैश बेसिस। तो ये कैश बेसिस को बहुत वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो ठीक है भाई, मर्केंटाइल बेसिस धंधा है, जवान में धंधा होता है, ठीक है, तो ये ऑनर किया जाए। तो ऑन मर्केंटाइल बेसिस, दैट इज व्हेन दे अकर एंड नॉट एज कैश और कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड और पेड, एंड they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the periods। देखो पीरियड इंपॉर्टेंट हो गया। रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, या रिसीवेबल्स एंड अदर कंसिडरेशंस, जो पैसा आ जाए या और कुछ रिसीवेबल आ जाए या और कुछ भी आ जाए, जो आ रहा है वो रेवेन्यू है। अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अपना ऑर्डिनरी एक्टिविटी केस करके, केस जीत कर पैसा कमाने का थोड़ी ना है, अपना ऑर्डिनरी एक्टिविटी शर्ट बेचने का। तो इस बार जो 20 लाख जो प्रॉफिट में जो जुड़ा हुआ है, लेस करना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम 20 लाख। तो अपना ऑर्डिनरी एक्टिविटी से भैया 50 लाख का धंधा है, 50 लाख का इनकम है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो जो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस में जो भी काम हो रहा है इस साल का, शर्ट बेचने का बिजनेस में जो भी काम हो रहा है, जो भी पैसा मेरे को लेना है या जो भी पैसा मेरे को देना है, जो इस साल से रिलेटेड है, हम उसको जोड़ेंगे। ये सब एक दूसरे का इंटर रिलेटेड है भाई। अगर आपको लग रहा है कि भैया सर आप तो एक जैसा ही लग रहा है सब कुछ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक जैसा है तो भैया एकदम सही लग रहा है, आप एकदम सही दिशा पे हो, तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट्स का बात कर रहे हैं, दिमाग में जैसे बल्ब जलता है ना, एक साथ जलता है, तो ये सब एक दूसरे के भाई है, कजन ब्रदर्स। 50,000 का माल था, 60,000 में बेच दिया, मिला 50,000, ठीक है, तो 50-50 तो मैचिंग हो गया, 10,000 अभी तक मिला नहीं है, बट कस्टमर ने विश्वास दिलाया, एश्योर हिम टू पे 10,000 शॉर्टली। अब एक बात बताओ, इसका रेवेन्यू क्या होगा? इसका रेवेन्यू हम, क्योंकि इसे 50 मिला 50 पकड़ेंगे, या क्योंकि इसने बेचा है 60,000 का तो रेवेन्यू 60,000 होगा? बताइए क्या होगा? 60,000 होगा रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कमाई। अक्रूवल सिस्टम का बात करें, पैसा आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं होता मेरे दोस्त। 60,000 का माल बेच दिया तो यस दैट इज द रेवेन्यू, पैसा चाहे भले एक भी नहीं आया, यहां तो फिर भी इसके पास 50,000 रुपया आया है, तो रेवेन्यू होगा 60,000। हिज रेवेन्यू इज 60,000। इट अरोज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ क्लॉथ बिजनेस, ऑर्डिनरी धंधा था क्लॉथ बिजनेस का, परफेक्ट है। मिस्टर एक्स रिसीव 50,000 इन कैश एंड 10,000 बाई वे ऑफ रिसीवेबल्स। मिला नहीं है, मिल जाएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बोल के जो फंडा आया है ये यहां से आया, बिल दे दिया है, रिसीव करेंगे हम। तो एक एक फंडे को समझते चलो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिक कंपनी है भाई, 16 लाख रुपया का तो खर्चा हो गया, 20 लाख रुपया का बिल है। दिस इज ऑल्सो रेवेन्यू विच अरोज फ्रॉम रेंडरिंग सर्विसेज। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? एकदम सिंपल सा बात है, 20 लाख का मेरा रेवेन्यू है। कहने का मतलब था, पहला एग्जाम्पल था क्लॉथ का, तो वो गुड्स बेचने का एग्जाम्पल था। ये इलेक्ट्रिसिटी गुड्स नहीं है, ये सर्विस बेच रहा है। तो गुड्स हो या सर्विस हो, और कोई काम नहीं है और कोई धंधा नहीं है, यही मेरा धंधा है। मशीन खरीदा, भाड़ा पे लगा दिया, मशीन खरीदूंगा, भाड़ा पे लगा दूंगा, तो मैं बहुत सारा मशीन खरीदूंगा, बहुत लोगों को भाड़ा पे लगा दूंगा। तो रेंटल इनकम, जो भाड़ा का जो इनकम है, मशीन का भाड़ा, वही मेरा इनकम है।
एक्सपेंस इज कॉस्ट रिलेटिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड अब मैं बार बार नहीं समझा सकता हूं, आप समझ चुके अकाउंटिंग पीरियड क्या है। और टू द रेवेन्यूज अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड, और एक्सपेंस जो है कॉस्ट रिलेटिंग टू द रेवेन्यू अर्नड, कॉस्ट रिलेटिंग टू द रेवेन्यू अर्नड, इस साल जो हमने पैसा कमाया उसके रिलेटेड जो खर्चा हुआ है वही कॉस्ट है। और द बेनिफिट्स ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, यही तो बात आपको समझानी थी। बेनिफिट्स ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, हमने खरीदा प्रिंटर, हमने खरीदा प्रिंटर, प्रिंटर का बेनिफिट एक साल, अकाउंटिंग पीरियड एक साल होता है, प्रिंटर का बेनिफिट एक साल के आगे जाएगा क्या नहीं, इसका बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सर। तो जब एक साल के आगे चले जाते हैं तो हम उसको कॉस्ट नहीं बोलते हैं, हम उसको एसेट बोलते हैं। और प्रिंटर का इंक ये एक साल से ज्यादा नहीं चलने वाला, हम इसको एक्सपेंस बोलते हैं। ये छोटा छोटा चीज को अगर आप एकदम समझ लोगे ना दोस्त, विश्वास करो, ये एरर्स जो छोटे छोटे गलती होती है, अरे सर गलती हो गया, अरे सर गलती हो गया, ये छोटा छोटा गलती होगा ही नहीं। मुनीम नहीं बनाना है, बार बार कह रहा हूं, मुनीम नहीं बनाना है। रट रट के एक ही कॉन्सेप्ट को रट रट के 20-20 बार सम्स करेंगे, 20-20 बार न्यूमेरिकल्स करेंगे, 20 बार करेंगे और 20 बार गलती करेंगे, फिर उस गलती से सीखेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करना आपके साथ, आपको समझना होगा, आपको अपना सारा एनर्जी आज लगा देना होगा कि अकाउंट्स का बात चल रहा है भाई, सीए बनने चला हूं मैं, अकाउंट्स का बात चल रहा है, अकाउंट्स का चर्चा हो रहा है। बड़े बड़े बुद्धिजीव जो बनाए थे कॉन्सेप्ट्स, आज मैं उस कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं। वो फीलिंग लाओ, उस कॉन्सेप्ट में मैं दिलो जान से पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ गया तो मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा और मैं एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट जरूर बनूंगा। ये भावना अगर नहीं है भाई तो रटने वाले बच्चे माफ करो मेरे को। 1 लाख का मशीन है, 10 साल चलेगा, तो 1 साल का मशीन का खर्चा 10,000 रुपया। पीरियोडिक कॉन्सेप्ट अपने को क्या सिखाता कि इस पीरियड का सारा खर्चा आना चाहिए। तो ये 1 लाख का इस पीरियड का खर्चा 10,000 होगा कि नहीं होगा अगर 10 साल मशीन चलेगा तो ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना ही पड़ेगा। अब इसका नामकरण क्या होता है, नामकरण क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? यस, आप सही बोल रहे हो, नामकरण होता है डेप्रिसिएशन। यू आर एब्सोल्युटली राइट माय फ्रेंड। और दोस्त यही काम बैलेंस शीट, जो बैलेंस बच जाता है, बैलेंस मतलब ये ना बैलेंस जो बच गया, तो ये 1 लाख रुपया में से 10,000 रुपया हमने यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान पे रखते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए। और एक और चीज अगर हम मैचिंग बात भी करें तो इस साल का जो इनकम आया है, एक मैचिंग कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग आगे चल के। मैच द फॉलोइंग, तो ये 20,000 एनुअली इनकम आया, एनुअल इनकम, मशीन को हमने भाड़ा पे लगा दिया था, एनुअली 20,000 आ रहा था। तो ये 20,000 का एनुअल इनकम, इस साल का इनकम, एनुअल इस साल का मतलब इस पीरियड का इनकम, इस पीरियड का इनकम को इस पीरियड के खर्चे से मैच करो, मैच। तो इस पीरियड का जो इनकम है 20,000 रुपया, इसी पीरियड का खर्चा जो था 1 साल, मशीन 10 साल चलेगा, 10 साल मशीन चलेगा, 10 साल मशीन चलेगा, और मशीन का कीमत था 1 लाख रुपया। तो कॉमन सेंस से ये समझ में आ जाता, अच्छा इस साल का मशीन का खर्चा है 10,000 रुपया, तो ये इनकम है 20,000 रुपया दोस्त, ये एक्सपेंस है 10,000 रुपया, हमने मैच कर लिया। तो इनकम और एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में तो बेसिकली हम लोग इनकम एंड एक्सपेंस को ही तो डालते हैं। तो ये इस साल का एक्सपेंस जो है वो कभी भी बैलेंस शीट में आता है क्या? एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में लिखते हैं हम लोग? नहीं 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 भाई, मेन मुद्दा तो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, कि भाई बिजनेस करने उतरे हैं। बिजनेस करने में हमें मेन क्या देखना है कि इस साल हमने धंधा में कितने पैसे कमाए, और बाकी देखो बैलेंस जो रह जाता है। अब धंधा में कमाने के लिए हमने मशीनरी खरीदा, धंधे में कमाने के लिए हमने गाड़ी खरीदा, और बहुत सारे एसेट्स खरीदे हमने, हमारा ऑफिस फर्नीचर है, बहुत कुछ है। तो क्या वो ऑफिस फर्नीचर खत्म हो जाएगा इस साल? नहीं नहीं नहीं, इस साल खत्म नहीं होगा। ये ऑफिस फर्नीचर तो 20 साल तक चलने वाला है। तो इस 20 साल का कुछ पोर्शन तो इस साल खत्म होगा,
उस पोर्शन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर लेकर जाएंगे। इस साल का धंधा निकालना है, इस साल में हमने कितना पैसा कमाया। मेन मुद्दा तो बिजनेस का यही होता है। मगर जैसे बोलते हैं ना कुछ बच जाता है, तो बचे हुए चीज को थोड़ी ना फेंक देंगे। और क्यों फेंकेंगे, वो तो हमारे काम में आने वाला भाई, अगले साल काम में आएगा। तो अगले साल फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसी फर्नीचर का कुछ कंपोनेंट वापस से हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। तो जो बच जाता है उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं भाई, इतना सा बात समझ जाओ। एसेट में लिखते थे मशीन 1 लाख रुपया लेस डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया। ये लेस डेप्रिसिएशन करते थे क्या नहीं करते थे? बैलेंस शीट में से ये बैलेंस तो हटा लिया ना हमने, ये बैलेंस हमने हटा लिया। और ये बैलेंस हटा के हमने कहाँ लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ डेप्रिसिएशन बोल के 10,000 लिख दिए। यही तो करते हैं हम लोग। 10,000 इज द एक्सपेंस एवरी ईयर, जब तक वो मशीन है हमारे पास। हमने कहा है वो मशीन 10 साल तक रहेगा, तो 10 साल तक हम हर साल 10-10 हजार रुपया करके डालेंगे रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। अब मशीनरी का कॉस्ट अगर 1 लाख है और 10 साल चलेगा तो हम 10,000 करके करेंगे। मशीनरी का कॉस्ट अगर 10 लाख रुपया है और वो 5 साल चलेगा तो हम 2 लाख रुपया करके हर साल डेप्रिसिएशन बोलकर बैलेंस शीट में लिखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर द आइडिया ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऐसा कुछ नहीं है, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको समझ ही रहे हैं। अक्रूवल मीन्स रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट्स एज दे आर अर्नड और इनकर्ड, जैसे ही अर्न हुआ या इनकर हुआ, एंड नॉट एज मनी इज रिसीव्ड और पेड। ये मनी इज रिसीव्ड और पेड मतलब होता है कैश बेसिस, ठीक है। द अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू मेजरमेंट ऑफ इनकम। इनकम को तुरंत का तुरंत मेजर कर लो। पैसा नहीं आया, कैश नहीं आया, अरे कैश नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट आपने ऐसा कुछ काम किया है जिससे आपको पैसा मिलेगा, आप हकदार बन गए हो, तो आप उसको इनकम को मेजर कर लो, मेजर करके आइडेंटिफाई कर लो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट कब आइडेंटिफाई होगा? अगर वो डेटर बन जाता है या ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। आपने जैसे सेल कर दिया और पैसा अभी तक नहीं आया तो लास्ट में बैलेंस शीट में चला जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स बोलकर। पैसा आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी मतलब अगर हमने खर्चा कर दिया है, पैसे नहीं दिए हैं, देखो बात को समझो, ये कैश सिस्टम नहीं है, मर्केंटाइल सिस्टम है। सो लायबिलिटीज कब क्रिएट होता है? जब अपने को लगता है कि चलो खर्चा तो हमने कर दिया, पैसा नहीं दिया, देना है, तो ठीक है, लायबिलिटी है। खरीदा कितने का? 50,000 का, दिया कितना? 20,000, एंड सेल्स एट 60,000 of which customers pay only 50,000। अगर कैश बेसिस से हम काम करेंगे तो मेरा आया 50,000 और गया 20,000, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 30,000 का। बट क्या ये एक्चुअली सही काम हो रहा है? नहीं, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल आपने 50,000 का सामान खरीदा तो 50,000 तो आपको देना ही है, ठीक है। और आपने सामान बेचा कितना का? 60,000 का। तो 60,000 का बेचा हमने, चलो पैसे भले ही आज आपको 50 मिला, तो आज नहीं तो कल आपको 60 तो मिल ही जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो उनका रेवेन्यू क्या होगा? हिज रेवेन्यू इज 60,000 एंड नॉट 50,000 कैश रिसीव्ड। बेचा था 60,000 का तो रेवेन्यू 60,000 का। एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड फॉर द रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या होता है वापस से देख लो दोस्त, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द रेवेन्यू। कॉस्ट इनकर, अब कॉस्ट इनकर मतलब ये नहीं है कि 20,000 कैश आउटफ्लो हुआ है तो यही कॉस्ट है, बस यही चीज आपको बार बार समझा रहा हूं, ये तो कैश आउटफ्लो है। बट कॉस्ट इनकर्ड इज 50,000 एंड नॉट 20,000 कैश पेड। बार बार आपको ये समझना होगा कि कितने का खर्च हमने कर दिया। खर्च कर दिया जी, 50,000 का खर्च कर दिया,
पैसे कितने दिए? अच्छा 20,000 दिए। कितने देने बाकी है? 30,000 देने बाकी है। 30,000 अभी तक नहीं दिया तो वो लाइबिलिटी है। ठीक है। So the accrual concept based profit is 10,000. Revenue minus expenses. So as per the accrual concept, revenue minus expenses is equal to profit. अब देखो दोस्त, बड़ा कमाल का बात आ गया। बिफोर रेवेन्यू इज क्रिएटेड कैश मिल गया। ये सर क्या बात हुआ? आज का डेट है 7 फरवरी। मैंने जेट एयरवेज का टिकट कटवाया है 5,000 रुपया। मैंने जेट एयरवेज को दे दिया है, 7 तारीख को मैंने दे दिया है। जेट एयरवेज का काम है मुझे कलकत्ता से दिल्ली उड़ा के लेके जाना। अब जेट एयरवेज के हिसाब से सोचो, ये जेट एयरवेज को 5,000 रुपया 7 तारीख को मिल गया दोस्त। क्या जेट एयरवेज को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, या जेट एयरवेज को यह बोलना चाहिए कि रेवेन्यू तो मेरा तब बनेगा क्योंकि ये पैसे मिले हैं जेट एयरवेज को, मेरे को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने के लिए मिले। पैसा मैंने एडवांस में दे दिया भाई, एडवांस में। तो ये एडवांस में जब पैसा जेट एयरवेज को मिल गया है, इन्होंने काम अभी तक नहीं किया है। इनका मेन बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस है पैसेंजर को कलकत्ता से दिल्ली लेकर जाने का। तो ये पैसा अगर पहले आ गया है तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 14 फरवरी को, जब मैं कलकत्ता से दिल्ली पहुंच जाता हूं, तब ये बोलेंगे हाँ जी अब ये काम हमारा हो गया है, अब ये रेवेन्यू हमारा बनता है। तो ये अगर पहले से ही कस्टमर ने एडवांस में पैसा दे दिया है, तो जब तक आप उसके लायक नहीं बनते हो, आपको काबिल बनना होगा। ये बिजनेस है कि जिस चीज के लिए पैसा मिला वो काम तो करना होगा। तो ये काम जिस दिन करेंगे उस दिन ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा, उस दिन ये इनकम माना जाएगा। तो सर अभी तक तो क्या मानेंगे हम इसे? अभी तक हम इसे मानेंगे लायबिलिटी। एडवांस में किसी का पैसा है, मेरे माथे के ऊपर एक जिम्मेदारी है, कर्जा है भैया। अभी तो पैसा एडवांस में ले लिया है, एडवांस का पैसा ले लिया है तो कर्जा है सर पे। जब तक ये बोझ, मैं ये अपना काम पूरा कर दूं तब मेरा ये इनकम कहलाएगा। अगर मैं ट्यूशन फीस ले लूं एडवांस में 10,000 रुपया और मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कराऊं, तो आप खुद सोचो, मेरे ऊपर तो एक जिम्मेदारी है कि नहीं नहीं अभी मैं इनकम नहीं मान सकता हूं इसे। जिस दिन मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया तब मेरे को लगेगा हाँ भैया ये पैसा अब हुआ मेरा। तो ये चीज समझना होगा। या आफ्टर रेवेन्यू इज क्रिएटेड, कभी कभी होता ना काम कर ले भाई पैसा बाद में देंगे, तो ठीक है। तो देखो A1 क्या होता है? A1 मतलब ये बिफोर क्रिएट्स लाइबिलिटी व्हेन कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये तो आप समझ गए कि लाइबिलिटी हो गया भैया, पैसा पहले मिल गया है, पैसेंजर अभी तक गया नहीं है। तो जब तक पैसेंजर को नहीं कलकत्ता से दिल्ली भेज दूं, ये पैसा जो आ गया ये इनकम नहीं है। दिस मनी इज नॉट माई रेवेन्यू, दिस इज जस्ट अ लाइबिलिटी राइट नाउ। अब ये कैश जो है बाद में मिलेगा, आफ्टर रेवेन्यू इज क्रिएटेड। मैंने कलकत्ता से दिल्ली पैसेंजर को भेज दिया है, अभी तक पैसा आया नहीं है, तो ठीक है आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, या मैंने गुड सप्लाई कर दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है, 5,000 शर्ट का ऑर्डर था, मैंने दे दिया शर्ट, पैसे आए नहीं है, तो ठीक है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये एसेट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहां पर जब पैसा पहले आ रहा था तो ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। उसी प्रकार से एक्सपेंसेस में बी पेड इन कैश, कैश में बी पेड साइमल्टेनियसली और बिफोर द एक्सपेंसेस मेड। कैश पहले ही दे दिया, पहले ही कैश दे दिया। मतलब अभी तक मेरे को समझ लो ऑर्डर देना था 5,000 मीटर का क्लॉथ का, तो 1,000 मीटर करके सप्लाई हो रहा है। एडवांस में पैसा दे दिया, एडवांस में 5,000 मीटर का एडवांस में पैसा दे दिया। तो B1 क्या है?
बिफोर द एक्सपेंस इज मेड। तो बिफोर द एक्सपेंस इज मेड, अभी ये खर्चा हुआ नहीं है, तो ये पैसा जो मैंने पहले से ही दे दिया है, अभी तक ये खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मेरे को सिर्फ आपने 1000 मीटर दिया है, तो 1000 मीटर ही अभी तक मेरा खर्चा हुआ है। तो बाकी जो पैसा एक्स्ट्रा आपके पास रखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा पैसा एक तरीका से डिपॉजिट है भैया, मेरा डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट इज व्हाट? डिपॉजिट इज एन एसेट। ये पैसा अगर मेरे पास रखा हुआ होता तो मेरा बैंक में रखा हुआ होता, तो ये बैंक में रखा हुआ होता तो मेरा एसेट होता। चलो बैंक में नहीं रख के मैंने आपके पास भरोसे पे रख दिया, एडवांस में दे दिया पैसा, भरोसा है मुझे, तो एक तरह से वो पैसा अभी तक तो पैसा ही है। कल को मुझे लगे नहीं भैया नहीं चाहिए मेरे को माल, ऑर्डर कैंसिल, तो ये पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा, मेरे बैंक में वापस घुस जाएगा। तो एडवांस में पैसा दे दिया कैश, कि अच्छा देखो मैं तो सिंगापुर जा रहा हूँ घूमने के लिए, तुम्हें पैसे चाहिएगा, पीछे से फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए, तो ये ले भैया पहले से ही पैसे ले ले। तो वो पैसा पहले से ही चला गया, एक्सपेंस हुआ नहीं, क्योंकि अभी तक मटेरियल उसने दिया नहीं। तो जब वो मटेरियल दे देगा तो काम कंप्लीट होता है, अभी तक मटेरियल दे नहीं रहा, तो अभी तक क्या है, पैसे मेरे रखे हुए हैं। और अगर पैसा आफ्टर में मिले, बाद में, भैया देख मैं सिंगापुर जा रहा हूं, तू एक काम कर, पीछे से मेरा फैक्ट्री बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है, तू भैया देते रहे, हर महीना 1000 मीटर का जो क्लॉथ का रिक्वायरमेंट है तू देते रहे भाई, तू देते रहे। तो मैं तो चला गया बाहर, वो दे दिया, 4000 मीटर का पैसा मेरे को देना बाकी है, क्योंकि ही सप्लाइड द क्लॉथ। अब क्योंकि मेरे को पैसा देना बाकी है, तो करंट लाइबिलिटी, करंट मतलब तुरंत देना है, ठीक है भाई मैं दूंगा, ठीक है। ये एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है, कॉल्ड पेएबल्स। पेएबल होता है ना, ट्रेड पेएबल्स, जो अपने लिखते हैं ट्रेड पेएबल्स, ठीक है जी, ट्रेड पेएबल, धंधा किया, बिजनेस किया, ट्रेड में पैसा देना है, आगे पीछे दिया जाएगा। और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक पैसा देना बाकी है। इफ द एक्सपेंसेस रिमेन अनपेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, इट इज कॉल्ड ट्रेड पेएबल्स। अगर कुछ सामान मंगवाया हमने तो इट इज कॉल्ड ट्रेड पेएबल्स। और अगर कोई एक्सपेंस का बात है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पैसा बाकी है, तो इट इज कॉल्ड एक्सपेंस पेएबल। इतना सही बात था दोस्त।